नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति एक ऐसे दौर से प्रवेश कर चुकी है, एक ऐसे दौर में आ चुकी है जहां पर पुरानी दोस्तियां पहले जैसी नहीं रह गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, हम सबको पता है कि उनकी जो आक्रामक और एक तरफा विदेश नीति है उसने यूरोप और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक सहयोगियों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या केवल अमेरिका पर निर्भर रहना अब सुरक्षित रणनीति होगा। या इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि यूरोपीय देश और जो खुद ब्रिटेन है वो चीन के साथ ये संवाद और सहयोग बढ़ा रहे हैं आजकल। और 8 वर्षों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आप देखेंगे कि चीन की यात्रा कर रहे हैं और ब्रिटिश नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा की घोषणा भी कर दी गई है। यानी कि ब्रिटिश विस्की पर टैक्स में कटौती होगी। ये केवल कूटनीतिक घटनाएं नहीं होंगी, बल्कि ये दिखाती हैं कि आज देश विचारधारा से ज्यादा अपने आर्थिक हित और रणनीतिक संतुलन को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुरक्षा हो या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जोखिम पैदा करेगी। और ये जो है अमेरिका इस बदलते समीकरण को कैसे देख रहा है, और आज के इस लेक्चर में हम इसी बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के इस फैक्टर को यहाँ पर समझेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ट्रम्प फैक्टर एंड ग्लोबल पावर जो शिफ्ट हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में। क्यों ब्रिटेन आखिरकार चाइना की तरफ झुक रहा है, क्या इसके पीछे जो है डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप इसके कारण है। तो बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में हम यहाँ पर काफी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और ये बाइलिंगुअल लेक्चर्स रहेंगे। तो भूमिका क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए, पिछले 8-10 वर्षों में हमने देखा कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखे जा रहे हैं। चाहे वो आप देखेंगे कि शीत युद्ध के बाद जिस वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका देखने को मिला है, अमेरिका जो है निर्विवाद जो नेता रहा था, अब वो क्या कर रहा है कि पश्चिमी देश सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे वहां पर। और नाटो, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, यूएस एक मजबूत संगठन और ब्लॉक के रूप में काम करते थे। अब वहां पर व्यवस्था कमजोर पड़ती हमें दिखाई दे रही है। और आज वैश्विक व्यवस्था जो है फ्रेगमेंटेड और अनसर्टेन हो चुकी है, जहां पुराने भरोसे, संस्थागत एकता और नेतृत्व की जो स्पष्टता है लगातार घटती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अमेरिका जो है यहाँ पर पश्चिमी देश इस प्रकार से एकजुट होकर पहले जो निर्णय लिया करते थे, नाटो ये सारे देश सब एक साथ में काम करते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और राजनीतिक शैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण से पूरा चीजें जो है शिफ्ट होती दिखाई दे रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है और पूरे विश्व में ये व्यवस्था जो है अव्यवस्थित होती हुई दिख रही है। तो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर जो है डोनाल्ड ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्टाइल की वजह से ये पूरे स्टेटमेंट आज आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इतने लंबे समय से एक स्थिर अवस्था में थे। ठीक है, ट्रम्प फैक्टर बदलाव की जड़ जो है वो ट्रम्प की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं, जैसे कि एक तरफा जो ट्रम्प निर्णय लेते हैं, कहते हैं जो हमारे सहयोगी देश हैं उनका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सहयोगियों से सलाह की परंपरा जो एक थी, अब वो कमजोर होती दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये विखंडन होना शुरू कर दिया है। जो एक गुटबंधन था, एक गुट था, वो अब अलग अलग होना शुरू हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि अब पंच तत्व में वो ताकत नहीं रही है। टैरिफ हो, सैंक्शंस हो, मिलिट्री थ्रेट्स हो, अब ये सीधे ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश सहयोगी देशों पे या अन्य देशों पे करने लगे, जिसके कारण और अन्य देशों में या उनके पड़ोसी देशों में भय उत्पन्न होने लगा है कि पूरी तरीके से हमें जो है अमेरिका पे निर्भर नहीं रहना है, अब हमें दूसरे देशों की तरफ भी रुख अपनाना है। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, जो रिश्ते मूल्यों पर नहीं अब फायदे और नुकसान पर बेस्ड दिखने लगे हैं, यानी कि आर्थिक रूप से आपको मदद करें और जो जियो पॉलिटिकली आपको एक अच्छे पद पे देकर जाए, उस तरफ से जो है मुख कर लिया है देशों ने। ना कि भाई हमारा फायदा किस देश से ज़्यादा हो रहा है या वो देश जो हम पे सैंक्शन ज़्यादा लगा रहा है उससे हम विमुख होना चाहेंगे। एलाइज एंस का सार्वजनिक अपमान हो रहा है, जैसे हमने देखा WTO हो, चाहे आपका WO हो, चाहे WHO हो, इन सब से अमेरिका ने जिस तरह से अपना विमुख किया है मुख, उस तरह से बाकी देशों को भी प्रेरणा मिल रही है। और ना केवल उनसे बल्कि नाटो जैसे देशों पर भी टिप्पणी देखने को मिल रही है। ईयू को इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर कहना यहाँ पर और भारत का ईयू के साथ जुड़ जाना अपने आप में दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इस तरह की अव्यवस्थित जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं अन्य देशों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना ज्यादा मुनासिब लगता है रेदर देन अमेरिका पे। कनाडा हो चाहे जर्मनी हो, हमने सबने देखा यूके तक को इन्होंने धमकी दे दी है, ब्रिटिश को धमकी दे रखी है। और ब्रिटिश तो वैसे ब्रेग्जिट हो चुका था, जिसके कारण
हालाँकि बहुत सारी निर्भरता उसकी अमेरिका पर है, लेकिन कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि ये ट्रम्प फैक्टर की वजह से ये सारी चीज़ें बदलें और थोड़ा-सा दूसरी तरफ भी रुख अपनाया जाए, ताकि राष्ट्र हित को ध्यान में रख के काम हो सके, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं। तो ट्रांज़िशनल डिप्लोमेसी, पब्लिक ह्यूमैनिलेशन और ऑफ एलाइसेस जो एलाइज़ जो हो रहे हैं, अलायंसेस हो रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इन सब चीज़ों को हमने देखा। इसके बाद नतीजा क्या हो रहा है कि अब अमेरिका बहुत ही प्रेडिक्टेबल पार्टनर नहीं रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में काबिज हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि अगले पल क्या होने वाला है। और मैं तो कहूँगी आप छोड़िए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यूरोप में ये सोच बनी है कि हम केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते भैया, हमको भी दूसरी तरफ देखना, हमें भी अपने मार्केट्स ओपन करने हैं। जैसे भारत अब जो है थोड़ा लिबरल हो रहा है, अपने मार्केट ओपन कर रहा है, ईयू के लिए इतनी बड़ी कि मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। तो अमेरिका को इसको इस अमेरिका की सुलगी है इस चीज़ से भी कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे लिए तो ये खिलाफ हो जाएगा। या फिर हमने ब्रिक्स में आपने देखा कि डी डॉलराइजेशन की जो स्थिति बन रही है, या फिर ई रूपी जो हम डिजिटल डॉलर, डिजिटल ई रुपए की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक जो है स्टेटमेंट है, भारत का एक दमदार स्टेटमेंट है, बता रहा है कि अब तुम्हारे प्रेशर में, अमेरिका के प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, नेशनल हित को हम आगे रखेंगे और हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, आपके टैरिफ रूपी दबाव में नहीं आएंगे। तो क्या रिजल्ट निकल कर आए, तो यूएस इज नो लॉन्गर सीन एज प्रोटेक्टेबल पार्टनर। तो इस चक्कर में यूरोप हो चाहे और अन्य देश हो, वो भी अलग अलग रुख अपना रहे हैं। यूरोप स्ट्रैटेजी एंजाइटी जो है, यूरोपीय देशों के सामने तीन बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अमेरिका संकट के समय उनका साथ देगा। तभी तो यूरोप ने इधर की तरफ रुख अपनाना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका की स्थितियां दिन पे दिन खराब होती जा रही। तो यूरोप की जो रणनीतिक चिंता है ना, वो क्या है कि ट्रंप युग के बाद से क्या हुआ है कि यूरोप के सामने तीन बुनियादी सामने सवाल खड़े हैं कि क्या अमेरिका संकट के समय साथ देगा, क्या जो है अमेरिका सुरक्षा गारंटी या फिर भरोसे की बात करेगा, या क्या अमेरिका आर्थिक नीतियां जो है यूरोप के हित के खिलाफ जा सकती हैं। या इन सवालों का जो स्पष्ट और भरोसेमंद उत्तर है वो हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, बल्कि इसी अनिश्चितता ने क्या किया, यूरोप को स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की ओर धकेल दिया है। वो हम देख ही रहे हैं, ठीक है, अलग अलग देशों से जो हाथ मिला रहे हैं, और यानी कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अब नए विकल्प तराशने की शुरुआत हो चुकी है। और इन सवालों का जवाब स्पष्ट हाँ नहीं है, इसलिए यूरोप ने स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन शुरू करने की बात यहाँ पर कर दी है। हमें दिख रहा है चाइना का उदय एक विकल्प के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चाइना जो उभर आए एक अपरिहार्य विकल्प के रूप में। यानी कि जब यूरोप ने विकल्प तलाशे तो उनके सामने क्या आया, उनके सामने सीमित विकल्प थे। तब यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया जो है व्यवहारिक रूप से बाहर हो चुका था और ग्लोबल साउथ आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं था। और ऐसे में क्या हुआ, चीन बहुत बड़ा विकल्प इस समय पे उभर कर आया है। यानी कि उसके पास बहुत बड़ा मार्केट है, टेक्नोलॉजी की क्षमता है, निवेश की शक्ति है, जिसके कारण चीन जो है यूरोप के लिए एक क्या बना है, एक बहुत अच्छा विकल्प, ये अनअवॉइडेबल पार्टनर बना है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते चाइना को, जिस कारण से ये वैचारिक मतभेद जो है बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जिसके कारण चाइना की तरफ ब्रिटेन ने रुख अपना इख्तियार किया। बहुत बड़े मार्केट है, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, हेंस चाइना इमर्ज एज अनअवॉइडेबल। इसको आप देखिए, कहते हैं 2040 में लगभग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका को पछाड़ देगा, जिस प्रकार से ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, बहुत बड़ी इसके बाद टेक्नोलॉजीज होने जा रही हैं। ब्रिटेन की स्थिति क्या है, सबसे कठिन संतुलन उनको बनाना है कि ब्रिटेन की जो कंडीशन है वो यूरोप के और देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें कहीं ज़्यादा जटिल दिखती है, क्योंकि ये एक और अमेरिका के साथ उसकी स्पेशल रिलेशनशिप है। हमने देखा कि काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप ब्रिटेन का रहा है अमेरिका के साथ। देखेंगे फाइव आइज की तरफ जो ये खुफिया सहयोग है, गहरा सहयोग है, उसका तालमेल क्या होगा। दूसरी तरफ ब्रेग्जिट हुआ, जिसमें से ब्रिटेन जो है निकला ब्रिक्स से, ठीक है, उसके बाद वो ईयू से बाहर है और उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, और इसे व्यापारिक जो है डाइवर्सिफिकेशन में सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। इसी कारण से ब्रिटेन को अमेरिका और चीन के बीच बेहद सावधानी से संतुलन करना पड़ रहा है। स्पेशल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है 5i, वो अमेरिका के साथ ब्रिटेन की शेयरिंग है, मिलिट्री कॉपरेशन अमेरिका के साथ शेयरिंग है। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन जब ब्रिक्स से निकला, उसका एग्जिट हुआ, तो इसको ब्रेग्जिट कहा गया। उसके बाद ईयू से भी ये बाहर हुआ और इकोनॉमी के दबाव में आकर जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
सिर्फ अमेरिका पे निर्भर होके ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, उसको समझ आ गया। इसलिए ब्रिटेन को अमेरिका चाइना के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, किसी भी देश को निराश ना करे वो इस प्रकार से। तो ब्रिटेन पोजीशन द मोस्ट डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन विच इज चाइना एंड अमेरिका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाइना का नैरेटिव ट्रस्ट बिल्डिंग एंड स्टेबिलिटी, तो चीन के जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है, यूके का जो इन्होंने विजिट किया है, म्यूचुअल ट्रस्ट इससे बढ़ेगा, चाइना और ब्रिटेन के बीच में रिलेशनशिप में प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। भाई प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, हाँ भाई कि तुम हमारा ये पेपर साइन कर रहे हो तो कल को आप इसमें विमुख नहीं करोगे, कुछ और चीज़ें खराब नहीं करोगे, ठीक है। चाइना खुद को रिवील जो है यहाँ पर रिवाइल नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि चाइना इस स्थिति में लाभ उठाते हुए खुद को यूरोप के सामने एक राइवल नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि चीन के जो विदेश मंत्रालय कहता है, विदेश मंत्रालय कह रहा है चीन का कि यूरोपीय देश और ब्रिटेन के साथ जो संपर्क है उससे आपसी भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा और रिश्तों में क्या होगा, प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी। यानी कि ये चीन की जो व्यापक यूरोपियन चार्म ऑफेंसिव का हिस्सा होगा, जिससे वो सहयोग को संघर्ष के ऊपर रख कर दिखाना चाहता है, और यही चीन और यूरोपियन चार्म ऑफेंसिव हिस्सा माना जा रहा है इसको, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। तो इनका पार्टनरशिप पे साइन हो चुका है। अभी आगे देखते हो कैसे क्या काम करे। हवाई केस, ब्रिटेन चाइना डिलेमा, जो क्लासिक एक उदाहरण आया था उस समय पे जहाँ पर हवाई मामला देखने को मिला था। इसमें क्या था, हवाई समथिंग मामला जो है देखने को मिला था, जहाँ पर ब्रिटेन और चीन की दुविधा का प्रतीक ये माना जाता है। उदाहरण मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि भविष्य में उनकी क्या स्थितियां हो सकती है। जैसे इस केस में क्या हुआ था, इस दुविधा का जो क्लासिकल उदाहरण माना जाता है कि 2010 में हुवाई के जो ब्रिटेन हुवाई को क्या हुआ था, ब्रिटेन के टेलीकॉम नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। सुरक्षा जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए 10 सेल नाम से एक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश साइबर विशेषज्ञ हुवाई सिस्टम की निगरानी करते थे। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि सुरक्षा जोखिम को संभालते हुए आर्थिक लाभ को बनाए रखना है। लेकिन समय जैसे जैसे बीता, समय के साथ टेक्नोलॉजी खामियां दिखने लगी, सॉफ्टवेयर की जो पारदर्शिता उन पर सवाल उठने लगा, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत ज़्यादा अविश्वास बढ़ता गया, खुफिया एजेंसीज का, ठीक है। सॉफ्टवेयर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगा। तो इससे क्या हुआ, जिससे रिश्तों में उनका 2010 में करीब तनाव बढ़ता चला गया था ब्रिटेन और चाइना के बीच में। सोचिए अब अचानक से क्या हो गया, आप देखेंगे दिसंबर 2025 तक अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है चाइना, ब्रिटेन जो है चाइना की बुराई कर रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था। अब अचानक से जनवरी एंड होते होते ऐसी क्या उनको ज़रूरत आन पड़ी जिसकी वजह से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो ये बड़ा कारण है ना। तो ब्रिटेन की मूल रणनीतिक समस्या क्या है, आर्थिक ज़रूरत, सुरक्षा चिंता, ठीक है, सस्ती टेक्नोलॉजी, जासूसी का डर इनको है, निवेश और साइबर खतरा बना हुआ है, ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि यही कारण है कि ब्रिटेन की चाइना पॉलिसी अस्थिर और दुविधाग्रस्त हमेशा से दिखती रही है। देखना अब ये कि जो अब इन्होंने अलाइन बनाया है, जो हाथ मिलाया, ये गोल्डन एरा से आइस एरा में जो आ रहे हैं ये, ठीक है। गोल्डन एरा से आइस एरा तक का ये जो सफर है वो 2010 से 15 के दौर को ब्रिटेन और चीन संबंधों को गोल्डन एरा कहा गया था, क्योंकि जब डेविड कैमरन और जॉर्ज ऑसबोर्न के नेतृत्व में ब्रिटेन चीनी निवेश का केंद्र बना था, तब 2015 में शी जिनपिंग ने यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी, और इस दौरान की औपचारिक घोषणा इन्होंने कुछ की थी, जिसके कारण ब्रेग्जिट जो है, हालांकि हांगकांग पर चीन की कार्रवाई हुई, हुवाई पर प्रतिबंध हुआ, और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से चीन के हटने के बाद ये जो संबंध है वो तेजी से ठंडे पड़ गए। यानी कि गोल्डन एरा से अब आइस एज तक का सफर ये तय करेंगे, जिसमें ब्रेग्जिट होना हो, हांगकांग क्रैकडाउन हो, हवाई बैन हो, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से चाइना का हटना हो। तो ये सारी चीजें गोल्डन एरा से अब ये आइस एरा की तरफ ये जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी इनकी पूरी कहानी अगर हम आगे समझेंगे इसको आने वाले समय पर भी, ठीक है। तो फ्रॉम गोल्डन एरा टू आइस एज में अब ये आएंगे। यूरोप चीन नज़दीकी एक व्यापक ट्रेंड बनेगा, जैसे फिनलैंड के जो पीएम है, यूरोप चीन नज़दीकी जो प्रणालीगत एक जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि फिनलैंड के पीएम आज चाइना आएंगे, आयरलैंड के पीएम चाइना आएंगे, जर्मनी की संभावित उनकी यात्राएं बनी हुई है। यानी कि आज ये केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि फिनलैंड, आयरलैंड और संभावित रूस में से जर्मनी, अगर हम देखें तो जैसे देश रूस से जर्मनी तक के देश भी नेता जो है उनकी चीन की यात्रा करते दिखाई देंगे हमें, क्योंकि यह कोई आइसोलेटेड घटना नहीं होगी, बल्कि एक सिस्टमैटिक शिफ्ट दिखाई दे रहा है जियोपॉलिटिक्स में। शी जिनपिंग का स्पष्ट संदेश भी दिखाई दिया है कि ईयू को प्रतिबंधी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां कॉरपोरेशन को कॉन्फ्लिक्ट पर
ध्यान दिया जाए, कॉर्पोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डिफरेंस को हटाया जाए और ये आइसोलेटेड घटना नहीं, सिस्टमैटिक शिफ्ट होगा पूरे विश्व का। 2026 तक आप देखेंगे दुश्मन दोस्त हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, ये पूरे सिस्टम देख सोचिए ना कि कहाँ भारत जो है वर्ष 2005 और 7 से ईयू के साथ ट्रेड डील करना चाहता था, फ्री ट्रेड डील, लेकिन 2022 तक आते आते इनकी बातचीत जो होनी शुरू हुई, फिर 2026 में लगभग इस पर साइन हुआ। तो सोचिए कितना लंबा समय ये दिखाई देता है। यहाँ पर तो कुछ तो कारण होगा जो इतना उथल पुथल रही और उसके बाद अब अचानक से हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीड़ा उठाया ना दूसरे देशों के नागरिकों को दुखी करने का, उनके राष्ट्रपति को उठाने का, उनके तेलों को हथियाने का, ये सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं अन्य देशों को ये बताया है कि भाई ये बहुत ज़रूरी हो गया है ये शिफ्ट। तो खबर क्या है कि चीन ने अभी आया है कि जैसे मैं ये लेक्चर शूट कर रही हूँ उससे 10-15 मिनट पहले न्यूज आई थी कि चीन ने ब्रिटिश नागरिकों को 30 दिन तक बिना वीजा यात्रा करने की अनुमति दे दी है और ऐलान किया है कि पीएम का कीर स्टार्टम और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद हुआ है कि यात्रा और व्यापार से जुड़े जो फैसले हैं अब इस प्रकार से लिए जाएंगे, यानी कि यूके की जो विस्की है उस पर जो ट्रेड है जो आयात टैक्स होगा वो 10% से 5% कर दिया जाएगा। लक्ष्य क्या है कि चीन के साथ व्यापार बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना, उसको और इम्प्रूव करना। ठीक है, किससे फायदा होगा? तो 2024 में 6.2 लाख ब्रिटिश नागरिक चीन गए हैं, उनको फायदा होगा। ये जो ऐलान किया गया है वीज़ा यात्रा को लेकर, बिजनेस, टूरिज्म और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनली कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन अब उन 50 देशों में शामिल होगा जिन्हें चीन वीज़ा फ्री यात्रा देता है, उसमें ब्रिटेन भी शामिल हो जाएगा। इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अब इसमें आपको ब्रिटेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द न्यूज़? तो हमने देखा कि ट्रेड एंड ट्रैवल डिसीजंस जो है देखने को मिले हैं। हु विल बेनिफिट्स? तो ब्रिटिश जो सिटीजन्स है जो चाइना में रह रहे हैं 2024 में, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है, चिंता और आलोचना क्या भविष्य में देखने को मिल सकती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं अगर कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से नज़दीकी को खतरनाक बताया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ब्रिटेन से कि भाई देखो तुम हमारे अच्छे मित्र थे, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, अब आपने उनसे हाथ मिला लिया तो आपके लिए खतरा हो सकता है। आप समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास खतरे के नाम पर टैरिफ के अलावा और क्या हो सकता है और सेना के अलावा क्या हो सकता है? तो निष्कर्ष क्या है कि ब्रिटेन एक चौराहे पर खड़ा है और आज ब्रिटेन चीन को ना दोस्त मान रहा है ना ही दुश्मन मान रहा है, और बल्कि एक सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिससे निपटना बहुत ज़रूरी हो गया है। मतलब अब ना तो आप मेरे दोस्त है ना दुश्मन है, लेकिन हमें ट्रेड डील करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं छोड़े हैं अमेरिका ने। और चाइना जानता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में चाइना बहुत बड़े स्टेज पे काबिज हो जाएगा अगर इस प्रकार की चीज़ें चलती रही। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत बड़ी विपत्तियां भी सामने आ सकती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी प्रकार के जियोपॉलिटिक्स के जो है लेक्चर्स आपको हर दिन मिल जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, शॉर्ट्स तो मिल ही रहे हैं, उसको भी सुनते रहिए। वहीं ट्यूसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे आपको आर्ट एंड कल्चर मिलता है, उसको देखते रहिए। और MWF जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 2013 से 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, वो शाम को 6 बजे सीरीज आती है, उसको ज़रूर देखिए। आपके यूपीएससी के आगामी परीक्षा के लिए वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।